गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग्स में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया था बॉन्डिंग। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है वो देखिए। सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्या चीज हमको नहीं मिली, व्हाट आर द डिसएडवांटेज, क्या दिक्कत हुई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में कुछ नहीं बताती। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको मैग्नेटिक मोमेंट का करेक्ट अप्रोच नहीं बताती। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में कुछ नहीं बताती। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोगों को कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में सही एजम्पशंस नहीं देती। तो थोड़ी सी बातें करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लेक्चर नंबर 7। और इस लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट डालेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या दोष थे, क्या कमियां थी। तो वीबीटी के दोष। पहला, वीबीटी हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड तथा वीक फील्ड लिगेंड के बारे में स्पष्टता प्रदान नहीं नहीं करती। नंबर दूसरा, वीबीटी द्वारा हमें कॉम्प्लेक्स के चुंबकीय गुण का सही आकलन नहीं प्राप्त। नंबर तीसरा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। और चौथा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द्वारा हमें कॉम्प्लेक्स की ऊष्मागतिकी तथा बल गतिकी स्थायित्व
के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त। ये 4 इंपॉर्टेंट दोष हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बेटे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा था, संकरण को पढ़ा था। संकरण का मतलब है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये मान के चलती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बंध बना हुआ है वह सहसंयोजक बंध है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने इसी बात को नकारा और उन्होंने कहा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सहसंयोजक बंध को बता रही है, जो बात गलत है। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड, इनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य कर रहा है और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की वजह से इनके मध्य जो बंध बन रहा है वह बंध आयनिक है, ना कि सहसंयोजक। तो चलिए शुरू करते क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड कॉन्सेप्ट। CFT, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। लिखिए VBT के अनुसार सेंट्रल मेटल एटम तथा लिगेंड के मध्य सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। परंतु उपरोक्त दोषों के कारण, उपरोक्त दोषों के कारण क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT के अनुसार सेंट्रल मेटल एटम तथा लिगेंड के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करते हैं। अतः यहां इनके मध्य शुद्ध आयनिक बंध उपस्थित होता है, उपस्थित होता।
तो सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखिए कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कोवेलेंट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को नकारती है और वो ये कहती है कि नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, उनके मध्य एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य कर रहा है और सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु प्रमाण और लिगेंड दोनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण आयनिक बंध का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएफटी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार लिगेंड बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज, लेकिन ध्यान रखना एनायनिक लिगेंड अगर है तो बिंदु आवेश, या द्विध्रुव ऐसे पूरा लिख लो, बिंदु द्विध्रुव, बिंदु आवेश या बिंदु द्विध्रुव द्विध्रुव कब? न्यूट्रल की भांति कार्य करते। कहने का मतलब सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ जो लिगेंड लगे हैं, अगर वो एनायनिक लिगेंड है, ऋणायन है, तो बिंदु आवेश की भांति कार्य करे, और अगर वो न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, जैसे अमोनिया, वाटर, उदासीन लिगेंड है, तो बिंदु द्विध्रुव या पॉइंट डाइपोल्स की तरीके से कार्य करे। आगे क्या कह रहा है? यदि लिगेंड सममित क्षेत्र की तरह केंद्रीय धातु परमाणु की ओर आकर्षित होते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु का डी कक्षक पूर्णतया डीजेनरेटेड या संभ्रंशी अवस्था में रहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यदि सेंट्रल मेटल एटम की तरफ जो लिगेंड आकर्षित हो रहे हैं वो सममित क्षेत्र में है, स्फेरिक, और सममित तो स्फेयर होता है बेटा, स्फेयर मतलब गोला,
गोलाकार सममित क्षेत्र की तरह उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु का डी कक्षक समभ्रंशी अवस्था का त्याग नहीं करता, उसके 5 के पांचों कक्षक एक ही ऊर्जा की अवस्था में बने। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि लिगेंड गोलाकार सममित क्षेत्र की तरीके से तो आक्रमण करते नहीं। 3 प्रकार हो सकते हैं आक्रमण करने के, क्योंकि 3 प्रकार की ज्योमेट्रीज हमने देखी वीबीटी में। एक्चुअली हमने प्योर वीबीटी भी नहीं पढ़ी है, मैंने आपको बताया। हमने वीबीटी में थोड़ा सा तड़का लगाया था सीएफटी का, तभी तो हम लोगों ने कहा था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को थोड़ा सा लेके चलेंगे, जिससे कि हमको जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट मिल जाए। तो थोड़ा सा हम लोगों ने उसमें तड़का लगाया सीएफटी का, तब हमको ये पता चला कि किस लिगेंड द्वारा पेयरिंग होगी और किस लिगेंड द्वारा पेयरिंग नहीं। लेकिन यहां पर तो ये कह रहा है कि लिगेंड समभ्रंशी अवस्था में तभी रहेंगे जब सममित क्षेत्र है। क्षेत्र 3 प्रकार के पाए गए, एक अष्टफलकीय, एक चतुष्फलकीय और एक वर्ग समतलीय। तो इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि भाई गोलाकार सममित अवस्था तो है नहीं, या तो अष्टफलकीय होगी या चतुष्फलकीय होगी या वर्ग समतलीय होगी। अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम के डी कक्षकों की समभ्रंशता नष्ट होना तय। समभ्रंशी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि समभ्रंशी तो तभी रहेंगे जब डी कक्षक की तरफ आकर्षित होने वाले लिगेंड गोलाकार सममित अवस्था में आक्रमण करे या आकर्षित या इलेक्ट्रॉन दान करे, कुछ भी कहो। तो जरा नीचे से यही वाला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। परंतु लिगेंड गोलाकार सममित क्षेत्र में उपस्थित नहीं होते, में उपस्थित नहीं होते। अतः सेंट्रल मेटल एटम के डी कक्षकों की समभ्रंशता डीजेनरेसी नष्ट हो जाती। और क्षेत्र के अनुसार डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है, विपाटन हो जाता है। विपाटन मतलब स्प्लिटिंग, टूट जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डी कक्षकों का आकार बताना चाहूंगा आप लोगों को। बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने ये आकार पढ़े होंगे, फिर भी एक बार देख, मैं आप लोगों को डी कक्षकों का आकार बता देता हूं। हमारे पास 5 डी कक्षक हैं। पहला डी एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। डी एक्स वाई इनके बीच में आएगा। द्वे डंबलाकार
दूसरा है DYZ, ये भी द्विडंबलाकार और ये भी अक्ष के बीच में उपस्थित हो। तीसरा DZX, ये Z, ये X, और ये भी द्विडंबलाकार। तो ये हो गया DXY, ये हो गया DYZ, ये हो गया DZX। चौथा, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस। अगर ऑन द एक्सिस उपस्थित है ऑर्बिटल, तो इसे DX² माइनस Y² कहते हैं। और पांचवा, ये Z एक्सिस है और इसका आकार बिल्कुल भिन्न है। हाँ, उपस्थित तो अक्ष पर ही है लेकिन आकार भिन्न है। बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व आ जाता है और यह संरचना डाउनट शेप कहलाती है। तो यहां से यहां तक की जो संरचनाएं थी वो डबल डम्बेल शेप, डंबल शेप, द्विडंबलाकार, डबल डंबल, और ये जो संरचना है ये डाउनट, डाउनट शेप। और कोई भी अंतर है? जी हाँ, DX² माइनस Y² और DZ², इन दोनों के ऑर्बिटल अक्ष पर वास करते हैं, अक्ष पर उपस्थित हैं, ऑन द एक्सिस है। और DXY, DYZ, DZX, ये ऑर्बिटल अक्ष के बीचों बीच या आउट ऑफ एक्सिस उपस्थित है, अक्ष पर नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं ये तीनों अक्ष पर नहीं है और ये दोनों अक्ष पर है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, DX² माइनस Y² और DZ², ये दोनों के ऑर्बिटल अक्ष पर उपस्थित हैं और DXY, DYZ, DZX ये अक्ष पर उपस्थित नहीं। याद रहेगा आप लोगों को। तो ये दो अलग अलग खंड हो गए। ऊपर भी ये यही कह रहा है, क्षेत्र के अनुसार D कक्षकों का विपाटन हो जाता है जैसा क्षेत्र होता है। और क्षेत्र मैंने आपको 3 प्रकार के बताए, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय। चलिए पढ़ते हैं आगे। यहां पर स्प्लिटिंग या विपाटन की बात करने जा रहा हूं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड अष्टफलकीय हिंदी में कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हम लोग विपाटन देखना चाहते हैं, स्प्लिटिंग देखना चाहते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड की कैसे स्प्लिटिंग होगी जरा ध्यान से। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होगा, सबसे पहले तो ये देखना आवश्यक है। पहले तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड ही देख लेते। ये मेटल है
इस मेटल को इस प्रकार से लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा हो। ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड एग्जैक्टली होता क्या है? एक स्क्वायर, ये स्क्वायर मैंने बता दिया, और इस स्क्वायर पर दो पिरामिड, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये लिगेंड इधर से, मतलब ये 90 डिग्री है इस स्क्वायर पर, और ये स्क्वायर के नीचे से 90 डिग्री, ये लिगेंड। ये स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है, जिसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहा जाता है। बेटे ध्यान से देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊं ऐसे करके, यहां से भी और यहां से, ठीक है, तो लिगेंड अप्रोच कर रहा है मेटल को कहां से? एक्सिस से। ये तीनों 90 डिग्री एक दूसरे पर, तो ये तीनों कौन सी एक्सिस कहलाएंगी? कोई भी मान लो, एक्स वाई जेड। तो इस केस में लिगेंड अप्रोच कर रहा है मेटल को एक्सिस से, तो मैं लिख सकता हूं हियर ligand या is approaching the metal through the axis। समझ गए होगे? एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, कौन कौन सी? एक्स वाई जेड। इसका मतलब जब लिगेंड एक्सिस से अप्रोच करेगा तो एक्सिस पर जो भी डी ऑर्बिटल आएंगे उनमें रिपल्सन बढ़ जाए। अगर उनमें रिपल्सन बढ़ गया तो स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो जो एक्सिस पर ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और जो एक्सिस पर ऑर्बिटल नहीं है उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। अब इसी को समझाया है, जरा ध्यान से देखिए। पहले हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये डी ऑर्बिटल है जो ग्राउंड स्टेट में, ये डी ऑर्बिटल है, और इस समय ये ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट में सबकी एनर्जी सेम होती है, सबकी एनर्जी समान है, तो ये डीजेनरेटेड, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। इस समय सबकी एनर्जी समान। अब क्या होगा? मैं मान लेता हूं, क्योंकि साइंटिस्ट ने कहा था कि अगर स्फेरिकली सिमेट्रिकल, गोल है, गोलाकार है, पूरा स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड है, तो भी एनर्जी समान ही रहेगी। लेकिन क्या ग्राउंड स्टेट से एनर्जी या ऊर्जा कुछ मात्रा में बढ़ जाएगी? हाँ बढ़ेगी, लेकिन स्प्लिटिंग नहीं होगी। डी ऑर्बिटल अपनी डीजेनरेसी मेंटेन रखेगा, थोड़ा सा एनर्जी हाई हो जाएगी क्योंकि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, लेकिन एनर्जी सेम ही रहेगी अगर फील्ड सिमेट्रिकल है तो। अगर गोलाकार सममित जो मैंने बताया, अगर फील्ड सिमेट्रिकल है तो चलिए बात करते हैं। थोड़ी एनर्जी बढ़ गई, और ये इस केस में कि जो फील्ड इज
स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ये फील्ड गोलाकार सममित या स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, गोले। लेकिन आप जानते हो कि मैंने ऊपर ही बता चुका हूं कि हम तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड या अष्टफलकीय क्षेत्र की बात कर, तो फील्ड तो सिमेट्रिकल है नहीं। तो ये वाला जो स्टेट है जो हमारा बना, ये एक इमेजिनरी स्टेट है जो साइंटिस्ट ने माना कि अगर सिमेट्रिकल होता तो कितनी एनर्जी बढ़ती, तो इतनी एनर्जी बढ़ जाती। इस पॉइंट को साइंटिस्ट ने एक नया नाम दिया जिसको बैरी सेंटर। अब मैंने अभी भी आपको बताया कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगेंड किस रास्ते आ रहे हैं, एक्सिस से। तो एक्सिस पर जो ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक्सिस पर कौन कौन से ऑर्बिटल थे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। उनकी एनर्जी बढ़ गई भी। यहां पर हमको जो दो ऑर्बिटल मिले वो थे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इनको साइंटिस्ट ने कहा इजी ऑर्बिटल्स। और जो एक्सिस पर ऑर्बिटल्स नहीं थे वो लिगेंड के रिपल्सन से बच गए थोड़ा सा, इसलिए उनकी एनर्जी घट गई। तो उनकी एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज हो गई। और उनकी एनर्जी जो डिक्रीज हुई वो कौन कौन से थे जिनकी एनर्जी डिक्रीज हुई, वो हमारे थे dxy, dyz और dzx। इनकी एनर्जी डिक्रीज हो गई। और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, इनकी एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि एक्सिस पर आ रहे। अच्छा, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं। देखिए बेटा, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आप स्प्लिटिंग दिखा रहे हो, तो यहां से यहां तक की जो एनर्जी गैप आई उसको हम कहते हैं डेल्टा ओ। ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो डेल्टा ओ जो यहां पर है उसको कहते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। क्लियर? अच्छा, अब बेटा इस बैरी सेंटर से कितनी ज्यादा एनर्जी बढ़ी और कितनी एनर्जी डिक्रीज हुई ये निकालना है। तो इसके लिए एक तो डाटा है जो आप याद कर सकते हो, नहीं तो मेरी तरीके से निकाल जो मैं बता रहा हूं। देखो यहां से ये बैरी सेंटर है आपका, यहां से यहां तक कितनी एनर्जी बढ़ी, पूरा डेल्टा नॉट है। तो बैरी सेंटर से कितना ऊपर, कितनों को छोड़ के गया, 3, तो +3। टोटल कितने थे, 5, +3/5 डेल्टा ओ, दैट इज इक्वल टू +3
0.6 डेल्टा O। 3 को छोड़ के तो ऊपर गया। अच्छा, ये 3 2 को छोड़ के नीचे आ गए, तो इनकी कितनी एनर्जी घटी, कितना डिक्रीज हुआ? -2/5 डेल्टा, दैट इज इक्वल टू -0.4 डेल्टा। तो नीचे आ गया बेटे -0.4 डेल्टा ओ, और ऊपर आ गया बेटे +0.6 डेल्टा ओ। मेरी बात समझ में आ रही है? अब डेल्टा ओ की वैल्यू जो होगी वो ये डिसाइड करेगी कि पेयरिंग होगी या पेयरिंग नहीं। अगर डेल्टा ओ की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में होती है, तो पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कूदने के लिए, एक्साइट होने के लिए इतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो डेल्टा ओ अगर ज्यादा होगा तो पेयरिंग होगी, और अगर डेल्टा ओ छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से कूद सकता हो, तो वीक फील्ड लिगेंड बढ़िया स्प्लिटिंग नहीं करा पाया, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइट होकर ऊपर पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा। तो इसका मतलब है 2 तरीके की एनर्जी से आपका संपर्क होगा, एक पेयरिंग एनर्जी और एक CFSE या डेल्टा ओ। तो देखिए आगे के कॉन्सेप्ट, मेरे हिसाब से ये स्प्लिटिंग समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे के कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूं कि केस नंबर 1, केस नंबर 1, यदि if डेल्टा ओ बड़ा है, पेयरिंग एनर्जी P से रिप्रेजेंट करते हैं पेयरिंग एनर्जी को। अगर डेल्टा ओ बड़ा है और पेयरिंग एनर्जी कम, तो इसका मतलब जो लिगेंड है वो SFL, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड। और आप सभी जानते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग हो जाएगी। अच्छा, केस नंबर 2, इफ अगर डेल्टा ओ छोटा है पेयरिंग एनर्जी से, पेयरिंग एनर्जी P से छोटा है, तो इसे कहेंगे वीक फील्ड लिगेंड, और इस केस में पेयरिंग नहीं। क्लियर, मेरी बात समझ में? तो ये बात तो हमने ऑक्टाहेड्रल फील्ड की कर। 2 फील्ड और हैं, एक टेट्राहेड्रल, एक स्क्वायर प्लेनर। खुश हो जाओ, स्क्वायर प्लेनर फील्ड तुम लोगों के कोर्स में नहीं, तो हम लोग ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात कर चुके हैं। एक बचा है टेट्राहेड्रल, उसकी भी बात कर लो। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। टेट्राहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल फील्ड आखिरकार होता कैसा है, ये देखना जरूरी है। देखिए,
कुछ इसी प्रकार से टेट्राहेड्रल फील्ड होता है। ये लिगेंड उपस्थित होता है। अच्छा, एक्सेस देखिए बनाता हूं। एक्सेस ऐसे होती, ये एक्स एक्सिस होगी, ये 90 डिग्री पर वाई एक्सिस होगी, और यहां पर भी 90 डिग्री पर ही जेड एक्सिस। ये एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मैं ये कह सकता हूं कि मेटल को जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है, वो ऑन द एक्सिस नहीं, आउट ऑफ द एक्सिस अप्रोच कर। तो मैं लिख सकता हूं कि हियर ligands are approaching out of the axis। यहां पर लिगेंड एक्सिस के बाहर से अप्रोच कर रहा है। बोलो भैया। तो मैंने यहां कहा हियर लिगेंड्स आर अप्रोचिंग आउट ऑफ द एक्सिस। लिगेंड एक्सिस के ऊपर नहीं, एक्सिस के बाहर से अप्रोच। तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? अगर आउट ऑफ द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं तो जो एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जो आउट ऑफ एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। चलिए बनाते हैं इसको। मान लीजिए कि ये तो ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट। अगर फील्ड सिमेट्रिकल, गोलाकार सममित, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता तो डीजेनरेसी मेंटेन रहती, और उस केस में यहां पर आपको जो सेंटर मिलता उसका नाम है बेरी सेंटर। लेकिन फील्ड तो सिमेट्रिकल नहीं, फील्ड तो टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल पे लिगेंड आउट ऑफ एक्सिस अप्रोच कर रहा है, तो आउट ऑफ एक्सिस वालों की एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो हमको हायर एनर्जी में मिले। कौन कौन से आउट ऑफ एक्सिस वाले? तीन। कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। इनको कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स। और जो ऑन द एक्सिस थे उनकी एनर्जी घट जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और इनको मैंने बताया था आपको, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और इनको हम कहते हैं ईजी ऑर्बिटल्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कलर चेंज करूंगा। इन दोनों के बीच की जो एनर्जी गैप है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डेल्टा ओ कह रहे थे आप, तो टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या कहेंगे? डेल्टा टी। अच्छा, यहां से यहां तक कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई भाई? 2 को छोड़ के ऊपर गया तो +2/5, दैट इज इक्वल टू
प्लस 0.4 डेल्टा टी, डेल्टा टी। अच्छा, यहां से यहां तक कितनी एनर्जी डिक्रीज हुई? 3 को छोड़ के नीचे गया, 3 को छोड़ दिया नीचे गया, -3/5 डेल्टा टी, that is equal to -0.6 डेल्टा टी। ये स्प्लिटिंग होगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर एक चीज बताता हूं, इधर मैंने नहीं लिखा, इसको लिख लीजिएगा T2G ऑर्बिटल्स, T2G ऑर्बिटल्स। क्लियर? ऊपर वालों को तो लिख ही दिया मैंने, EG ऑर्बिटल्स, और इनको मैंने लिख दिया है T2G ऑर्बिटल्स। यहां पर ही लिख देता हूं एक चीज, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आप लोगों को। डेल्टा ओ और डेल्टा टी, ये दोनों ही CFSE को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड की CFSE को रिप्रेजेंट करता है और एक टेट्राहेड्रल फील्ड की CFSE को रिप्रेजेंट करता है। क्या दोनों के मान आपस में बराबर है? नहीं, दोनों के मान आपस में बराबर नहीं। तो दोनों के मानों में क्या अंतर है, मैं आपको बताता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। पहली जानकारी, डेल्टा ओ इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा टी। अगर मैं तीनों के बारे में बताऊं तो मैं ये भी लिख सकता हूं, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा, डेल्टा टी डेल्टा ओ से छोटा होता है, 4/9 ऑफ डेल्टा। और जो डेल्टा स्क्वायर प्लेनर होगा वो 1.3 ऑफ डेल्टा ओ। वैसे स्क्वायर प्लेनर आपके कोर्स में नहीं, लेकिन एक में ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको बता दे रहा हूं, ये ध्यान। अब बेटा डेल्टा ओ और डेल्टा टी के बेसिस पर इनकी जो वैल्यू है, पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा ओ पेयरिंग एनर्जी, डेल्टा टी, इनको देखकर एक सीरीज बनाई गई जिसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। जिसका डेल्टा ओ का वैल्यू ज्यादा था उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहा, और जिसका डेल्टा ओ का वैल्यू कम था उसको वीक फील्ड लिगेंड कहा। ये लिगेंड जब CFSE के एक सीरीज में रखे गए तो उसी सीरीज का नाम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताया। इस सीरीज को मैंने VBT में आप लोगों को ट्रिकी गेम के फॉर्म में बताया। इसको याद मत करना, इसको उसी तरीके से तैयार करना जैसे मैंने VBT में आपको बताया। जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो VBT वाला वीडियो देखें, आपको वहां पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ट्रिक दिखाई देगी कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे याद करें। मेरी बात समझ में आ गई? ये मैंने आपको CFT के स्प्लिटिंग के बारे में आज डिस्कस किया, और इसके फिलिंग के कॉन्सेप्ट्स मैं अगले
वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो हम लोग मिलते हैं आपसे अगली क्लास, ठीक है? तब तक के लिए घर पे बैठे तो हैं ही हैं आप, थोड़ा मेहनत कीजिए और अपना पूरा ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।